एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांस ली, इस धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र जानवर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी, जबकि कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसमें इनका नामो निशान ही मिट गया? इससे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं। आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से धरती पर जीवन बिता रही थी, 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह धरती से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब शायद डायनासोर का अंत न होता यदि एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर की व्यास वाला 2 ट्रिलियन टन का यह एस्टेरॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते ही ये अचानक एक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। उसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्लिका को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ क्षण में यह एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट करता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मैटर और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादलों में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगीं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ पड़ने लगीं। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में
पूरी धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल के एक बहुत बड़े तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए एक फायदेमंद घटना साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। उन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां जन्म लेने लगीं। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरेनम मैग्नम कहते हैं, स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जहां हम आज भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। यह पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी, इससे मौसमी पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग शुरू हुई, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जो आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगीं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप। यह हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार, यह हमारे पूर्वज कहलाते हैं पिरोलापेथिकस या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। ये बजनी होने के कारण एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे,
इसीलिए यह हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते थे और जो चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई। बायपेडलिज्म यानी दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर एप्स कुछ जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए, कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए। ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इसके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में ज़मीन पर अपने कदम रखने लगे। यह है आदिपिथेकस रमिदस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों का विकास क्रम होने के बाद यह 2 पैरों पर चलना सीख गए, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नज़र भी रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। ये हैं होमो हिबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल में अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और आधुनिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। यह थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर मांस पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और उन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंक्स यानी आवाज़ की नली, जो हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नीचे आ गई। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यह वही आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कंटिनेंट खिसके और अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बने एक बहुत बड़ी ज़मीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों की दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसकी वजह से बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ़ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली टुंड्रा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वह सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली।
समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसा अब धरती पर कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र सब ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है, आने वाली चुनौतियाँ का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक भी बनाना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर हमारे बाकी वीडियोस विज़िट ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मैं हूं आपका दोस्त दीप सिंह छत्री। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।